किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहे थे और किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने कुछ न्यूमेरिकल कर भी लिए थे। अब आगे और न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें बोला था मान लो मेरे पास ऐसे दो पॉइंट हैं जिनका मुझे विभव नहीं पता है। तो सपोज करो ये आ गया मेरा 10 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ये 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। समझना, जो मैंने तुम्हें क्लास में समझा था उसी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ यहाँ पे मैंने 0 माना, तो ये हो गया 40, क्योंकि मैं यहाँ पे ऋण से धन पे जा रहा हूँ तो 40 हो गया बेटा। ये भी हो गया 40। फिर समझना, मैं यहाँ पे क्योंकि ऋण से धन पे आ रहा हूँ, फिर विभव बढ़ेगा। कितना बढ़ा ये 10 और बढ़ा दो तो ये हो गया 50। तो ये विभव 50, ये विभव 0। अब इधर से यहाँ पे आगे बढ़ूँगा तो यहाँ लिख नहीं पाऊँगा, कारण क्योंकि यहाँ पे बीच में प्रतिरोध आ गया। तो यहाँ क्या मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने माना x। यहाँ पे भी नहीं लिख पाऊँगा तो यहाँ पे मैंने माना y। अब मेरे पास यहाँ पे दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे मुझे विभव पता नहीं, एक तो है x और दूसरा है y। तो अगर मेरे पास x और y का विभव मुझे पता पड़ जाए, अगर x और y का विभव मुझे पता पड़ जाए तो ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा। तो समझना, जो कंसेप्ट जो चीज़ तुम्हें बताई थी मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हम जिस भी संधि पर संधि का नियम लगाते हैं, हम जिस भी संधि पर संधि का नियम लगाते हैं उसका विभव सबसे बड़ा मानते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, पहले यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसमें धारा I1 बोल देता हूँ, इसमें धारा I2 बोल देता हूँ और इसमें धारा I3 बोल देता हूँ। तो पहले मैं इस वाले पर संधि का नियम लगा रहा हूँ। तो इस वाले पर अगर संधि का नियम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा धाराओं का बीजगणितीय योग 0, यानी I1, I2 और I3, ये 0 है। अब मैं लिखता हूँ किसका मान, I1 का मान लिखता हूँ। तो अगर I1 का मान लिखूँ तो चेक करना, I1 का मान x - 0 अपॉन 2 हो गया। I2 का मान लिखता हूँ, अगर मैं I2 का मान लिखूँ तो I2 का मान आएगा बेटा, I2 का मान आएगा x - 40, x - अपॉन 1। और अगर I3 का मान लिखो, चेक करना यहाँ पे x है और इधर y है, क्योंकि मैं संधि का नियम x पे लगा रहा हूँ तो मैं इसको सबसे बड़ा विभव मानूंगा, तो x का मान y से बड़ा मानूंगा। तो मैं लिखूंगा x - y अपॉन 2 बराबर 0। ये मैंने कहाँ पे लगाया, x पर लगाया। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम 2 ले लूँ और सोल्व करूँ तो चेक करना, यहाँ पे ये तो जाएगा x, ये 2x, ये x, तो 5x माइनस y इज इक्वल टू 80। ये मेरी पहली समीकरण बन गई। अब मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर, यानी जो y वाली संधि है, इस संधि पर, जो y वाली संधि है, इस संधि पर मैं नियम लगाता हूँ। तो चेक करना, मैंने बोला सपोज ये I4 हो गया, ये I5 हो गया और ये I6 हो गया। तो यहाँ पे किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। ये I3 I4 एक ही की बात कर रहा हूँ मैं, I3 और I5। लेकिन ये है क्योंकि जब मैंने इस संधि पर नियम लगाया था तो मैं यहाँ के अनुसार बात कर रहा था, अब मैं इस संधि पर नियम लगाऊंगा तो इसके अनुसार बात करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा I5, I4 और I6, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो चेक करना, यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ y पर। तो सबसे पहले बात करता हूँ I4 का मतलब y - 40 अपॉन 1, I5 यानी ये वाली धारा। अब क्योंकि मैं इस संधि पर संधि का नियम लगा रहा हूँ, तो जैसा मैंने बोला, हम जिस भी संधि पर संधि का नियम लगाते हैं उसका विभव सबसे बड़ा मानते हैं। तो अब इन दोनों में बड़ा y को मानूंगा।
जब मैं इस संधि पर नियम लगाया था तो x और y में मैंने बड़ा x को माना था, ये लिखा हो बेटा मैंने। अब इस संधि पर नियम लगा रहा हूँ तो इन दोनों में अब बड़ा y को मानूंगा। सीधा सा कंसेप्ट होता है, सीधी सी बात है कि जिस भी संधि पर संधि का नियम लगाते हैं उसका विभव सबसे बड़ा मानते हैं। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, y माइनस एक्स अपॉन 2 और ये I6 y माइनस 50 अपॉन 2 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको सोल्व करूँ बेटा तो 2 ये आ गया 5y और 80 और 50 माइनस x इज इक्वल टू 80 और 50 130। ये मेरे पास दूसरी समीकरण है। तो मेरे पास यहाँ पे दो समीकरण बन गई और इन दो समीकरण को अब सोल्व करके, इन दो समीकरण को सोल्व करके मैं x और y की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। बेटा मैं ये बीच वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। जैसे सोल्व करना हम सबको आता है। सपोज करो मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक बार 5x 5y माइनस एक्स बराबर 130। ये दो समीकरण हमारी। तो एक काम करता हूँ मैं इस समीकरण को 5 से गुणा कर देता हूँ। इस समीकरण को 5 से गुणा करूँगा तो चेक करना ये ऊपर वाली समीकरण तो रही ऐसी की ऐसी, नीचे वाली समीकरण को 5 से गुणा करूँ तो ये 25x माइनस 5y और ये आ गया 5 से गुणा करूँगा तो 400। घटा दूँ बेटा तो गया ये, तो 24x बराबर 530। तो x का मान 530 अपॉन 12 आ गया और x का मान एक बार 530 बटा 12 आ गया तो ऐसे सेम मैं y का मान निकाल लूँगा। तो और x और y का मान अगर मेरे पास आ गए, x और y के मेरे पास मान आ गए तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि मैं अब यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे पास प्रत्येक प्रतिरोध में धारक का पता पड़ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे ऐसा, ताकि चीज़ और थोड़ी सी समझ में आए। दस वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2, 1, 4, 2, 2। अब फिर दोबारा वही क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध में हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जीरो कहीं पे भी मान लूँ। सपोज मैंने यहाँ जीरो मान, तो जीरो मानूंगा तो ये हुआ 10, ये भी हुआ 10। यहाँ से इधर रहूँगा तो 6 बढ़ेगा तो 10 में 6 जोड़ दूँ 16। अब चेक करना, यहाँ का विभव मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर यहाँ का विभव नहीं लिख पा रहा तो यहाँ का विभव कितना मान लूँ, x। तो जैसे मैंने बोला अगर दो बिंदु पे मानना पड़ा तो एक जगह मानेंगे x, दूसरे के मानेंगे y। एक पे मानना पड़ा तो एक जगह 0 मान चुका तो वहाँ पे x। मतलब किसी भी परिपथ में हम जब भी मानते हैं तो एक बिंदु पर यानी x अगर एक जगह मान लिया तो दूसरा कहीं x नहीं मानूंगा मैं। अगर मैंने वहाँ y माना है तो दूसरे कहीं y नहीं मानूंगा मैं। तो चेक करना है यहाँ पे। अब इसमें तो धारा निकल गई बेटा आराम से। इसमें तो ये होगी धारा 16 माइनस 10 बटा 2। अब समझना यहाँ पे, इसके लिए बात करता हूँ। चेक करना यहाँ पे, मान लो मैंने बोला इसमें धारा जा रही है I1, इसमें धारा जा रही है I2 और इसमें धारा जा रही है I3। अब बहुत छोटी सी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये 2 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
ये 2 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो बेटा क्या इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसा 4 लिख दूँ, इसको अगर मैं 4 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिपथ वही रहेगा। चेक करना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ x है तो इस बिंदु पर अगर मैंने x बोला है तो इधर से इधर आऊँगा तो विभव घटेगा, तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा, x माइनस 5। इस बिंदु पर विभव होगा x माइनस 5। तो ये जो संधि है, यहाँ पर मैं संधि का नियम लगा रहा हूँ। अब इस संधि पर संधि का नियम लगाऊंगा तो मैं बोलूँगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होना चाहिए। तो I1 का मान चेक करना बेटा, ये x है तो ये भी कितना है x, तो ये हो गया I1 का मान x माइनस 16/1। I2 यानी ये वाला करंट चेक करना बेटा, यहाँ पे कितना है विभव, x माइनस 5, यहाँ कितना विभव है माइनस 10 बटा इसका प्रतिरोध यानी 4 प्लस I3 का मान बोलना बेटा, यहाँ कितना है x माइनस 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो x माइनस 0/4 बराबर 0। तो एलसीएम 4 आएगा, एलसीएम अगर 4 आ गया तो ये चेक करना, ये तो आ गया 4x 16 चौक 64 प्लस x माइनस 15 प्लस x बराबर 0। ये आ गया 6x इज इक्वल टू 79 और x की वैल्यू 79 डिवाइडेड बाय 6। और जैसे हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हो गया, x की वैल्यू आने का मतलब हो गया कि अब हम यहाँ पे आराम से प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि जो कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन जनरली इतनी होती नहीं है, इससे कम ही कैलकुलेशन होती है सॉरी, पर हमें कंसेप्ट को देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सपोज करो मुझे दिया हुआ है ये है बिंदु ए। हमें एक इस तरह का परिपथ का एक भाग दिया हुआ है और पूछा हुआ है बिंदु ए पर विभव ज्ञात करो। अब समझना बेटा, बिंदु ए पर विभव निकालना है। यहाँ पे हमें ये जो बिंदु दिए हुए हैं, इस बिंदु का विभव माइनस 40 वोल्ट है, इस बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, इसका विभव 20 है, और यहाँ पे क्योंकि भू संपर्कित किया हुआ है, और जैसा मैं बता चुका हूँ कि अगर हम किसी बिंदु को भू संपर्कित कर देते हैं, अगर किसी बिंदु को हम भू संपर्कित कर देते हैं, उसका विभव कितना मानते हैं, 0। अब यहाँ का विभव मान लो मैंने x माना, क्योंकि ये संधि है तो यहाँ पे संधि का नियम लगा सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें जाने वाली धारा मैंने I1 बोली, इसमें जाने वाली धारा मैंने I2 बोली, इसमें जाने वाली धारा मैंने I3 बोली, इसमें जाने वाली धारा मैंने I4 बोली। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे I1, I2, I3, I4 इन सब के मान यहाँ पे लिख दिए। चेक करना,
अगर यहाँ से यहाँ का विभव 10 वोल्ट है, यहाँ से इधर आता हूँ तो कितना घटेगा, 5 घटेगा। तो 10 में से 5 घटा दूँ तो यहाँ का 5 वोल्ट है। ऐसे चेक करना, यहाँ पे x है, अगर यहाँ से इधर जाऊँगा तो बढ़ेगा, तो बेटा यहाँ का x + 5 है। यहाँ पे बात करूँ बेटा, यहाँ से इधर आऊँगा तो 10 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ का -40 है, तो इसमें 10 बढ़ा दूँ तो यहाँ का -30 हो गया। तो अब सबसे पहले बात करता हूँ I1। अगर संधि का नियम लगाऊँ तो संधि का नियम बोलेगा बेटा I1 + I2 + I3 + I4, इन सब का सम, इन सब का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। अब बात करता हूँ किसके लिए, बात करता हूँ I1 के लिए। I1 चेक करना, यहाँ का विभव x और यहाँ का 0, तो I1 का मान है x - 0/4। अब I2 की बात करते हैं, ये I2, यहाँ का विभव x और इसका विभव यानी इसके सिरों पर विभांतर, तो चेक करना x - 3/2 प्लस I3 मतलब यहाँ का विभव। यहाँ का विभव अगर मैं निकालूं तो चेक करना, यहाँ का विभव x + 5 और यहाँ का विभव 20, तो इसमें हो गया x + 5 -20/4। अब इसमें धारा की बात करें, अगर इसमें धारा की बात करता हूँ तो चेक करना, यहाँ पे हो गया +x - 5/2 = 0। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा 4, तो बेटा ये तो आया x, ये 2 से गुणा होगा तो ये हो गया 2x + 60, ये आ गया x - 15, और क्योंकि ये 2 है तो ये आ गया 2x - 10 = 0। चेक करना x 2x 2 2 4 और 2 6 6x, माइनस का 25 और प्लस का 60, तो प्लस का 30 = 0 और x बराबर -5। इसका मतलब इस बिंदु का विभव जो हमसे पूछा था कितना आ गया, -5 वोल्ट। ठीक बेटा, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छे और बड़े क्वेश्चन हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ से बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ की बात समझते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करता हूँ, तो इसको कई बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और कई बार लूप लॉ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये कि बेटा इसको लूप लॉ इस कारण बोल रहे हैं क्योंकि ये हमेशा बंद लूप में लगता है। यह हमेशा बंद लूप में लगता है। पहले काम की बात। दूसरी बात, इसके अनुसार जो इसका स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसकी बात कर रहा हूं। इसके अनुसार किसी भी बंद लूप में विभवांतर या विभव पतन शून्य होता है।
और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये तो हमने वो बात करी जो जनरली स्टेटमेंट है कि इसके अनुसार किसी भी बंद लूप में विभवांतर यानी विभव पतन शून्य होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये नियम किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे, और ये नियम किस पे लगता है, बंद लूप में लगता है। तो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह से ऊर्जा संरक्षण और बंद लूप का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। समझना, जैसे मैंने तुमसे बोला बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो मुझे कि ये परिपथ दिया हुआ है इस तरह से, ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ मैं V बोल लेता हूँ, और यहाँ पे धारा आई जा रही है और प्रतिरोध R है। तो सुनना बेटा ध्यान से, जैसे ये एक बंद लूप है, यानी मैं जैसे इसको नाम दिया मैंने A, ये नाम दिया B, ये दिया C, ये D। तो सबसे पहली बात ये कि मैं कहीं से भी स्टार्ट होके, मतलब मैं जहाँ से स्टार्ट होऊंगा मुझे वहीं पे आके ख़त्म करना है। बंद लूप का मतलब हो गया, मैं हो सकता है मैं A से स्टार्ट करूँ, जैसे A से B C D A, A से B पे गया, B से C पे, C से D पे और D से A पे। या हो सकता है मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A D C B A, यानी A से D पे गया, D से C पे गया, C से B पे, और फिर तो मैं ऐसे भी घूम सकता हूँ, मतलब मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं दक्षिणावर्त या वामावर्त कैसे भी घूम सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मैं हो सकता है B से स्टार्ट हो, जैसे लिखता हूँ B C D A B। तो सबसे पहले जो बंद लूप वाली बात है, बंद लूप का मतलब है कि मैं जहाँ से स्टार्ट होऊंगा वहीं पर आके मुझे ख़त्म करना है। बंद लूप का मतलब ये है कि मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा मुझे वहीं पर आके ख़त्म करना है, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात सुनना बेटा ध्यान से, वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मैं ऐसे स्टार्ट हो रहा हूँ, मान लो मैं इसको ले रहा हूँ, मैं ऐसे घूमता हुआ दोबारा ए पे आऊँगा। तो जो अब तक हमने पढ़ा है उसी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या इस प्रतिरोध में धारा की दिशा में जा रहा हूँ। अगर मैं धारा की दिशा में जाऊँगा तो VA से स्टार्ट कर रहा हूँ, VA। अगर मैं इस प्रतिरोध में धारा की दिशा में जाऊँगा तो विभव कम होगा, कितना कम होगा, I इंटू आर, तो माइनस I इंटू आर, यहाँ से यहाँ पे आ गया बेटा। अब क्योंकि इस बैटरी में मैं ऋण से धन पे जा रहा हूँ, तो अगर मैं ऋण से धन पे जा रहा हूँ, तो विभव बढ़ेगा कितना, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी EMF के बराबर। क्या मैं दोबारा A पे आ गया, तो इज इक्वल टू A। तो अगर यहाँ पे चेक करते, यहाँ पे लिखूंगा माइनस IR प्लस V बराबर 0। और यही था हमारा नियम कि किसी भी बंद परिपथ में विभव पतन यानी कुल विभवांतर शून्य होता है। और सिंपल सी आसान सी बात है बेटा, अगर मैं यहाँ पे A का विभव VA बोल रहा हूँ और दोबारा घूम फिर के यहीं पे आ रहा हूँ, तो मैं जहाँ से गया था वहीं पे आ गया। मैं जहाँ से गया था, जिस बिंदु से गया था, मैं उसी बिंदु पे दोबारा आ चुका हूँ, तो उसका विभव यानी विभवांतर तो 0 ही होगा। विभवांतर या विभव पतन का मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो 0 आएगा। और चेक कर लो यहाँ से V इज इक्वल टू IR, मेरे पास I आ गया। अब ये कैसे किया ये हमें पता है। अब यहाँ पे ये ऊर्जा संरक्षण पे कैसा देते हैं बात करता हूँ। क्या यहाँ पे धारा बहने का मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चेक करना बेटा, जब आवेश यहाँ पे होगा तो उसकी ऊर्जा Q इंटू V होगी। जब आवेश यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ का विभव था VA, यहाँ का विभव है VB। और ये मैं बता चुका हूँ कि जब हम उच्च विभव से, धारा किधर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव, तो इसका मतलब VA का मान बड़ा है, VB का मान छोटा है। तो जब यहाँ पे पहुंचा तो Q इंटू VB हो गया बेटा। तो क्या यहाँ पे विभव में कमी आई, और क्योंकि यहाँ पे विभव में कमी है तो ऊर्जा में भी कमी आएगी। तो ये यहाँ पे ऊर्जा में कमी है बेटा ये, और ऐसे ही यहाँ पे ऊर्जा बढ़ेगी।
तो यहाँ से यहाँ तक जितनी ऊर्जा कम हुई, यहाँ से यहाँ तक इतनी ऊर्जा बढ़ गई। तो जितनी ऊर्जा कम हुई उतनी ऊर्जा बढ़ गई, तो कुल मिला के ऊर्जा का योग तो 0 हो गया बेटा। और चाहो तो देखो, अगर यहाँ से घूम के आवेश यहीं पे आया था तो प्रारंभिक ऊर्जा Q इंटू VA है और अंतिम ऊर्जा भी Q इंटू VA, क्योंकि ये जो आवेश था जब धारा बह रही थी तो जो आवेश था जितना प्रारंभ में विभव था उसी जगह से स्टार्ट हुआ और वहीं पे जाके ख़त्म हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा समान है, क्योंकि प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा समान है, क्योंकि प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा समान है। तो यहाँ पे क्या मैं ऊर्जा संरक्षण बोल सकता हूँ बेटा? तो यह नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब ये हम इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन खास बात ये बेटा कि जब जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तब तब यहाँ पे मेथड थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये मेथड इसमें इक्वेशन बनती है, जैसे समीकरण बनी थी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान से बात करिए। तो यहाँ पे समीकरण बनती है, उस समीकरण से सोल्व करने में टाइम लगता है। तो जब जब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे एक और सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ इसके ऊपर। जैसे ये है 5, 10, 2, 4, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब खास बात, इसमें हमें खुद को धारा पहले से पता नहीं होती, धारा में निकालनी पड़ती है। तो मैं धारा कहीं से भी मान सकता हूँ, धारा की दिशा कैसे भी मान सकते हो। इसमें चाहे धारा की दिशा तुम क्लॉकवाइज मानो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानो। मैं चाहूँ तो धारा की दिशा ऐसे भी मान सकता हूँ और मैं चाहूँ तो धारा की दिशा ऐसे भी मान सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने धारा की दिशा गलत मान ली है, मान लो सपोज करो कि तुमने जो धारा की दिशा मानी वो गलत है मान लो तुमने जो धारा की दिशा मानी वो गलत है, तो तुम्हारा जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि तुमने धारा की दिशा गलत मान ली। जैसे शायद यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे धारा, क्योंकि ये वाली बैटरी बड़ी है तो धारा इससे प्रवाहित होगी, तो अगर धारा इससे प्रवाहित कर दूँ तो धारा ऐसे जानी चाहिए, लेकिन मैं जान करके यहाँ पे धारा गलत मान लेता हूँ। मैंने धारा ऐसे मानी है, तो ये मेरा बिंदु ए, ये मेरा बिंदु बी, ये मेरा बिंदु सी, ये मेरा बिंदु डी। मान लो मैं सी से स्टार्ट करता हूँ, मान लो मैं सी से स्टार्ट करता हूँ, सी, डी, ए, बी और सी। तो सी से स्टार्ट होके और दोबारा मैं सी पे आऊँगा तो चेक करना, मैं लिखूँगा वी सी, क्योंकि मैं इसमें धारा की दिशा में जाता हूँ -2 इंटू आई। यहाँ से इधर जाऊँगा तो विभव बढ़ेगा तो +5। डी पे आ गया बेटा, फिर इसमें धारा की दिशा में जा रहा हूँ तो घटेगा तो -10 इंटू आई। इसमें भी धारा की दिशा में जा रहा हूँ तो -5 इंटू आई। यहाँ से इधर आऊँगा तो विभव घटेगा तो -20। फिर इसमें धारा की दिशा में तो -4i = C। बंद लूप हो गया बेटा। तो चेक करना, ये तो हो गया 2 और 10 12 और 5 17 और 4 21। 21i +5 और -20, -21i और -15 = 0। तो i = -15/21। तो चेक कर लो, यहाँ पे कोई -15/21 आ गया, इसका मतलब धारा का मान माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब ये हो गया हमने जो धारा की दिशा ली थी वो गलत है। तो धारा जो हमने दिशा बताई है उससे उल्टी दिशा में जाएगी। ठीक बात बेटा।